नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप जाखड़ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने हमारा जो अध्ययन का क्रम है उसमें अलंकार और आपके शब्द शक्ति है, उन दोनों जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा अध्ययन का जो विषय है वो है पद परिचय। ठीक है विद्यार्थियों, जो पद परिचय है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें से भी आपसे 2 अंक के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थात 2 नंबर के जो प्रश्न है वो आपके पद परिचय में से आपके आते हैं। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो पद परिचय है उसमें से 2 अंक के क्या आने वाले हैं, जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपने पहले भी जो पद परिचय वो पढ़ रखा है और आज अच्छी तरह से और इसको आप पढ़ने का जो कार्य है वो करेंगे। ठीक है, तो एकाग्रचित्तपूर्ण होकर के जो पद परिचय है उसका आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमने कोई बुक वगैरह पढ़ी और उसको हमने पूर्णतः पढ़ लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा है। होता है ना अक्सर ऐसे। ठीक है, तो आज हम जो पद परिचय है वो पढ़ने से पहले जो शब्द और जो पद हैं उन दोनों के बीच में जो अंतर है, भेद है, उसको समझेंगे पहले। ठीक है, जब तक हमें शब्द और जो पद है उसके बीच का जो अंतर है वो पता नहीं होगा, तब तक हमें जो पद परिचय है वो अच्छी तरह समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, और परीक्षा में जो आपका प्रश्न है वो पूछा भी जाता है, शब्द को परिभाषित कीजिए, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जो व्यवहारिक आपकी जो व्याकरण है उसमें आपके शब्द है, लिपि है, वो आते हैं। ठीक है, उसका हम अध्ययन बाद में करेंगे। तो देखिए, इसमें शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के साथ जो सार्थक मेल है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जब 2 सार्थक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक शब्द की रचना होती है। ठीक है, उनके मिलने से किसकी रचना होती है? एक शब्द की रचना होती है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, अर्थात जो शब्द है वो भाषा की क्या होती है? स्वतंत्र इकाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका अर्थ होता है, अर्थात प्रत्येक शब्द का क्या होता है बच्चों? अर्थ होता है। इसलिए शब्द को जो भाषा है उसकी क्या मानी गई है? स्वतंत्र जो इकाई है वो माना गया है। ठीक है, तो आपके जो शब्द है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम देखेंगे हमारा अगला जो बिंदु है वो है पद। ठीक है, पद किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है, ठीक है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है, ठीक है, तब उसे पद कहते हैं। अर्थात व्याकरण के नियमों में जब कोई शब्द है वो बंध जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उस शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम देखेंगे, राम पत्र पढ़ना, क्या है? ये शब्द है। क्यों है शब्द? क्योंकि राम भी क्या है? स्वतंत्र है, पत्र भी क्या है आपका? स्वतंत्र है, और जो पढ़ना है वो भी क्या है आपका? स्वतंत्र। अर्थात जो पद है वो कब तक नहीं बनता? पद है जब तक नहीं बनता जब कोई शब्द है वो व्याकरण के नियमों में नहीं बनता। अर्थात जब शब्द स्वतंत्र होता है तो वो शब्द ही कहलाता है, लेकिन जब वह व्याकरण के नियमों बन जाता है, अर्थात किसी वाक्य में जुड़ जाता है, तब वह क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। जैसे हम नीचे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, राम पत्र पढ़ता है। राम क्या करता है? पत्र पढ़ता है। तो इसमें देखिए, पूरा का पूरा जो आपका एक ये है वाक्य है, और पूरा का पूरा जो वाक्य है वो क्या है? सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि इसमें कर्ता, कर्म और जो क्रिया है वो व्याकरण के नियमों में बंधे हुए हैं। ठीक है, क्या है? व्याकरण के नियमों में बंधे हुए हैं, इसलिए यह। तो देखिए किस प्रकार से जो रामपत्र पढ़ता है, अर्थात यह व्याकरण के नियम से क्या है? बंधा हुआ है। ठीक है, राम ने पत्र पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। ठीक है, यह क्या बन गए हैं? आपके पद बन गए हैं। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, 1 नंबर का जो प्रश्न है वो,
कि पद परिचय किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से हम किसी भी पद का विस्तृत अर्थात विस्तारपूर्ण जो व्याकरणिक परिचय है वो किस प्रकार से हम देंगे जब हम संज्ञा है, आपके सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है अर्थात विकारी और जो अविकारी शब्द हैं उनका हम विस्तार पूर्वक जो पद परिचय है वो देंगे उस समय। ठीक है, तो बच्चों आपके जो पद है और जो शब्द है उसका अंतर पता चल गया आपको, किस प्रकार से शब्द है वो पद में बदलता है और किस प्रकार से शब्द है जब वह स्वतंत्र रहता है तो वो शब्द ही कहलाता है, पद नहीं कहलाता। ठीक है, और किस प्रकार से आपने जो आपका जो पद परिचय है उसकी जो परिभाषा है वो भी देखी है। ठीक है, तो यह जो बिंदु है वो आपके समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे व्याकरणिक परिचय क्या है। ठीक है, तो देखिए व्याकरणिक परिचय में वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। यदि विकारी है, ये यहाँ पर वी है, वी नहीं है। ठीक है, यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है, उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पर यह आपका क्या है। ठीक है, आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। तो बच्चों आपने क्या समझा कि व्याकरण में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका पुरुष, उसका कारक और काल और अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है। क्यों? क्योंकि जो विकारी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर उनमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके अविकारी होते हैं अर्थात जो अव्यय होते हैं उनमें इनके आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हमें उसका सीधा सीधा जो भेद है वही बताना पड़ता है। ठीक है, और अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका व्याकरणिक परिचय कहलाता है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी तरह से जो व्याकरणिक परिचय है वो भी समझा है। तो हमने देख लिया इसमें जो पद है वो किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और पद का जो परिचय है अर्थात पद की जो परिभाषा है वो हमने यहाँ पर देखी है। फिर हमने देखा व्याकरणिक परिचय क्या है और अब हम देखेंगे पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बताना आवश्यक। अर्थात जब हम किसी पद का परिचय देते हैं तो हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बतानी होती हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों कौन कौन सी जो बातें हैं वो हमें बतानी होती हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले है आपका संज्ञा। शब्द का पद परिचय देते समय हम क्या क्या बताते हैं, किस प्रकार व्याकरणिक परिचय है वो संज्ञा शब्द का हम देते हैं। तो देखो संज्ञा के तीनों भेद आप सबको पता है कि जो संज्ञा है उसके कितने भेद हैं, आपके 3 भेद है। पहले है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब वह कौन सा है उसका हम भेद बताते हैं। फिर बताते हैं संज्ञा का लिंग। ठीक है, विस्तार से देखना है आपको, प्रत्येक बात को बड़ी ही गहराई से आपको समझना है, एकाग्रचित होकर के देखिए किस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी से संबंधित अगर आपको ये पता चल गया तो आप जो 2 नंबर है वो अच्छी तरह से आप ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको संज्ञा का बता रहा हूँ मैं। तो देखो संज्ञा के तीनों भेद है आपके। फिर कौन जो संज्ञा है वो किस लिंग में है अर्थात स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है तो वह आपको बताना होता है। ठीक है, फिर है वचन। तो देखो किस प्रकार से जो हमारा हिंदी विषय है उसमें 2 ही वचन होते हैं आपके, एक होता है एक वचन और दूसरा कौन सा है, बहुवचन। जो आपका द्विवचन है वो संस्कृत में चलता है। ठीक है, लिंग भी आपके 2 ही चलते हैं, हमारे संस्कृत में 3 चलते हैं। फिर है कारक क्रिया के साथ संबंध अर्थात कारक का क्रिया के साथ क्या संबंध है वो हम संज्ञा का जब पद परिचय देते हैं उस समय हम बताते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों हमने संज्ञा शब्द का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है वो समझा है। आगे देखिए सर्वनाम शब्द का पद परिचय। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो सर्वनाम के भेद आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो सर्वनाम है वो कहते किसे हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं। ठीक है, तो आपने पहले से ही आपको पता है कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और किस प्रकार से जो सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए जो सर्वनाम है उसमें पुरुष
बताना होता है हमें, ठीक है। अर्थात सर्वनाम में क्या बताना होता है, पुरुष बताना होता है कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष हैं। यह आपको पता होगा तभी आप जो सर्वनाम है उसका सही रूप से जो पद परिचय है वो दे पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आपका लिंग, अर्थात जो सर्वनाम है उसका लिंग क्या है, ठीक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर वापस वही बात आ जाएगी आपका वचन और क्रिया, जो कारक क्रिया से संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार इनमें केवल मात्र ज़्यादा कुछ नहीं है। संज्ञा का पद परिचय देते समय हम उसके भेद ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पर आपका व्यक्ति है, स्थान है या कोई भाव वगैरह आ जाएगा। लेकिन सर्वनाम का पद परिचय देखें तो आपको सबको पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अभी हम विस्तार से क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर है आपका विशेषण, विशेषण का जो पद परिचय है वो देते समय हम कौन कौन सी जो बातें हैं उनका ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि जो विशेषण है उसका भेद हमें पता होना चाहिए कि जो विशेषण के कितने भेद हैं, ठीक है। फिर है उसका लिंग, अर्थात जो विशेषण है उसके कितने लिंग हैं, ठीक है। सो कितने हैं वही आपके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा, ठीक है, वही हो जाएगा आपका। फिर है वचन उसका और उसका विशेष से, आप सबको पता है कि विशेष से किसे कहते हैं, ठीक है। फिर चौथा देखिए आप क्रिया का जो पद परिचय है वो देते समय में क्या पता होना चाहिए। सबको पता है क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के भेद भी आपको पता होंगे। जो कर्म है उसके आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। फिर हमें बताना होगा कि जो क्रिया है वो उसका लिंग क्या है, ठीक है, उसका वचन क्या है, उसका पुरुष क्या है और काल उसका कौन सा था। जो क्रिया है वो वर्तमान काल में हो रही है, भूतकाल में हो रही है, जो भविष्य काल है उसमें हो रही है, ठीक है। जो काल है वह कब बताते हैं हम, जब हम क्रिया का पद परिचय देते हैं। हम विशेषण का पद परिचय देते हैं उस समय काल नहीं बताते, हम सर्वनाम का पद परिचय देते हैं उस समय काल नहीं बताते, हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं उस समय काल नहीं बताते, क्योंकि काल है वह क्रिया का बताना होता है, ठीक है, ना कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का बताना होता है। तो विशेष बात आपको यह ध्यान रखनी होती है। अक्सर विद्यार्थी हैं वो गलती कर बैठते हैं, संज्ञा का पद परिचय देते हैं उस समय भी काल बता देते हैं कि ये तो वर्तमान काल है। अब संज्ञा कहाँ से वर्तमान काल होगी, सर्वनाम कहाँ से वर्तमान काल होगा और विशेषण कहाँ से वर्तमान काल होगा। अर्थात जो क्रिया है उसका पद परिचय देते समय हमें बताना होता है कि जो क्रिया है वो किस काल में घटित हो रही है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर देखिए वाच्य, आपको पता है कि जो वाच्य है उसका शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। वाच्य के तीन भेद हैं, ठीक है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है और भाववाच्य है, ठीक है। तो किस प्रकार जो क्रिया है अर्थात आपका जो वाक्य है वो कृतवाच्य का है या क्रमवाच्य का है या भाववाच्य का। अर्थात कर्ता अगर प्रधान है और कर्ता के अनुसार ही जो आपकी क्रिया है वो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका कृतवाच्य। और अगर क्रम प्रधान है और क्रम के अनुसार ही क्या हो रही है आपकी क्रिया प्रभावित हो रही है और कर्ता उसमें गौण है, तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और अगर आपका जो कर्ता और जो कर्म है दोनों ही गौण हैं और भाव क्या है, प्रधान है, तो वहाँ पर आपका कौन सा वाच्य होता है, वहाँ पर आपका भाववाच्य होता है। तो विद्यार्थियों इन बातों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। फिर देखिए धातु कर्म और कर्ता का उल्लेख, ठीक है, यह बहुत कम बताने का जो होता है। अर्थात इसमें जो धातु कर्म और कर्ता का जो उल्लेख है वो अगर आप करते हो कि जैसे क्रिया का कर्ता ये है, मोहन है, क्रिया का कर्ता श्याम है, क्रिया का कर्म ये है, ये बता देते हो तो आपके बहुत अच्छी तरह से जो नंबर है वो आते हैं, ठीक है। फिर अगला है आपका क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण, जो उसका पद परिचय है वो क्रिया विशेषण का तो देते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं, क्रिया विशेषण का भेद, ठीक है, तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है का उल्लेख करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्रिया विशेषण है वो क्या है आपका, वह आपका अव्यय है। आप देखिए विद्यार्थियों, जो क्रिया विशेषण है वो क्या है आपका अव्यय है, अर्थात अविकारी शब्द है। क्यों है अविकारी, क्योंकि इसमें आपके लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम जो क्रिया है उसके भेद ही बताते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हम केवल मात्र उसका जो भेद है वही बताते हैं और इसमें जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वह हम बताते हैं और सीधे से आपके जो नंबर है वो आ जाते हैं। तो इतना इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं, केवल मात्र आपको समझना है, ठीक है। जब हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, अविकारी शब्द पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से विस्तारित रूप से हम सरल भाषा में इसका क्या करेंगे, अध्ययन
करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल भी ऐसी कमी नहीं रखेंगे जिससे कि आपको किसी प्रकार की दुविधा हो। ठीक है, तो अब देखिए विद्यार्थियों, अगला है अपना समुच्चय बोधक अव्यय आपका। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, इसका भेद बताना होता है कि आपका हर्ष सूचक है, आपका कौन सा दुख वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो इसका हमें विस्मयादि बोधक है, ये सारे के सारे क्या बताने होते हैं आपके, जो इसके भेद है वो बताने होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है उसका क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। ठीक है, अब है अगला आपका 7वां है, वो है आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, उसका भेद जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो विद्यार्थियों आपको तमाम जो बातें हैं वो बतानी होती है। अब देखिए आगे और कौन सी जो बात है उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए इतना आपका जो बिंदु है वो आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे है अपना विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होता है, जैसे कि विस्मय आपको पता है किस प्रकार से आपने रस में पढ़ा था 10th क्लास में। तो इसमें जो हर्ष है, हर्ष का भाव है, शोक है, घृणा है, विस्मय है आदि किसी एक भाव का क्या होता है इसमें निर्देशन होता है। तो एक भाव है वो बताना हमें पड़ता है। ठीक है, आप देखिए सभी पदों के परिचय पर एक संक्षिप्त दृष्टि। ठीक है, सारे के सारे जो पद हैं उनका परिचय हम एक संक्षिप्त रूप में देखेंगे, उस पर हम एक दृष्टि डालेंगे। ठीक है, आप देखिए सभी पदों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। अभी हमने इतने सारे पद देखे थे आपके, उनको हम केवल मात्र 2 भागों में क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। वो आपके 2 भाग देखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला है आपका अविकारी विकारी, और दूसरा है आपका अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, जो अविकारी है अर्थात एक आपका उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। ठीक है, जिसका जो अर्थ है वो क्या होता है, नहीं, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है, आपका अविकारी कहलाता है। अर्थात इसी शब्द का दूसरा नाम क्या है, अव्यय। ठीक है, वे यानी खर्च, यानी वही आपका उपसर्ग है नहीं, अर्थात जिसको क्या खर्च नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, आपका अव्यय कहलाता है। अब देखिए इसमें जो आपका विकारी शब्द है उसका हम पहले क्या देखेंगे, सारा का सारा जो वर्गीकृत रूप है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें विद्यार्थियों, इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। अर्थात इस वर्ग के जो भी पद हैं उनमें लिंग के आधार पर, उनमें वचन के आधार पर, उनमें पुरुष के आधार पर और कारक आदि के कारण उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे संज्ञा शब्द है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो उस समय हमने देखा था कि संज्ञा शब्द का जो लिंग है उसके आधार पर भी क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। वचन के आधार पर भी होता है, पुरुष के और जो कारक है वो हम सर्वनाम को बताएंगे, अर्थात इनके आधार पर जो विकार है वो उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये क्या है, आपका विकारी पद हैं। तो विद्यार्थियों यह जो आपके क्या है, चारों के चारों आपके विकारी पद हैं। ठीक है, फिर देखिए इनका हम विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है आपका जो संज्ञा पद है वह है। तो देखिए संज्ञा पद में सबको परिभाषा पता होना चाहिए संज्ञा की। तो इसमें देखो, संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की जो परिभाषा है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई। रटना बिल्कुल नहीं, केवल मात्र आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, क्योंकि समझी गई बात है वो आप कभी भूलोगे नहीं, रटी हुई बात है वो आप तुरंत भूल जाओगे। फिर देखिए जो संज्ञा है उसके जो भेद हैं उनको भी हम क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो संज्ञा है उसके 3 भेद होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा और तीसरा कौन सा, आपका भाववाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम उदाहरण के माध्यम से प्रत्येक बात को हम बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे, आपको समझाने का जो कार्य है वो मैं करूँगा। तो देखो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा क्या है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप देखेंगे कि सर ये तो क्या है, ये तो किसी नगर का
नगर है, आगरा क्या है, एक नगर है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसका हम क्या नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। अर्थात आपको तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस संज्ञा शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वह क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा क्या है इसमें, इसमें दूसरा है कि यह एक ही होती है। अर्थात यह क्या होती है, एक ही होती है। जैसे कि राम है तो किसी व्यक्ति विशेष एक का नाम है, ठीक है। अर्थात किसी के नाम का हमें क्या हो रहा है, इससे बोध हो रहा है। अर्थात जिससे हमें किसी के नाम का बोध हो, या दूसरी बात कि जिस संज्ञा शब्द का क्या नहीं बनाया जा सके, बहुवचन नहीं बनाया जा सके, वो कौन सी होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है, ठीक है। राम है तो राम क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्थात इसका हम रामू नहीं बना सकते, ठीक है। वो संस्कृत वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पे बिल्कुल भी। फिर है आगरा, तो यहाँ पर हम इसको आगरो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए राम, आगरा, तो यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। दिल्ली है तो वह क्या है, एक नगर का नाम है, अर्थात स्थायी नाम है, ठीक है। गांधी जी, जो गांधी जी है वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक व्यक्ति विशेष के नाम का क्या करा रहा है, यहाँ पर बोध करा रहा है। गंगा है, अपनी पवित्र नदी है, तो यह भी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक नदी का नाम है। हमें पता चल रहा है कि यह क्या है, एक नदी का नाम है। फिर दूसरा है हिमालय, तो हिमालय क्या है, यह एक पर्वत का नाम है। हम सुनते हैं कि हिमालय, तो हिमालय सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में जो एक विशाल, जो हमारे जो पहाड़ हैं, अर्थात बहुत विशाल, जो आपके उत्तर दिशा में जो पहाड़ है, अर्थात हिमालय, उसका हमें अनुभव होने लग जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी व्यक्ति विशेष अर्थात उसके मूल नाम का क्या कराती है, बोध कराती है। और दूसरा है कि यह एक ही अर्थात इसका बहुवचन है वो नहीं बनाया जा सकता। फिर दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि यह किसी जाति विशेष का बोध करवाता है। जातिवाचक में क्या होता है, जाति जो है वो व्यक्ति विशेष का क्या बोध कराती है, ठीक है, उसकी जाति का, ठीक है। और व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष के एक होने का बोध कराती है। जैसे बालक है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका बहुवचन बना सकते हैं, बालको बना सकते हैं, बालकों को इधर बुलाओ, ठीक है। अध्यापक है तो अध्यापक गण हो सकता है। शहर है, इसमें नेता है, ठीक है। शहर है, कौन सा शहर है, शहरों भी हो सकता है। अर्थात इसका बहुवचन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यह किसी जाति विशेष का क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। नेताजी हैं तो नेताजी भी क्या कर, जाति विशेष का बोध यहाँ पर करवा रहे हैं। नदी है, नदी आया है तो नदियाँ बहुत सारी है बच्चों, इसलिए यह नदियों की जाति विशेष का क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। तो पर्वत है तो पर्वत भी क्या है, बहुत सारे हैं, इसलिए यह भी जाति विशेष का बोध करवा रहे हैं। सागर आपका हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, तो यह भी क्या करवा रहे हैं, आपके जो जाति विशेष का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यही है कि व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है। जातिवाचक में किसी जाति विशेष के नाम का क्या होता है, बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा है, उसमें भाव का बोध होता है। जैसे बचपन है तो बचपन है, हम उसको देख नहीं सकते बच्चों, केवल मात्र क्या कर सकते हैं, उसको हम महसूस करते हैं कि भाई बचपन है ये, ठीक है, बचपन अवस्था। अपनापन है तो अपनापन है, उसको हम केवल मात्र महसूस कर सकते हैं, उसको अगला दिखाएगा थोड़ी कि तेरे प्रति मेरे मन में क्या है, अपनापन का जो भाव है ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए जो आपकी व्यक्तिवाचक है और जो आपकी जातिवाचक है, ये क्या है, मूर्त वस्तुएं हैं, अर्थात इनको हम देख सकते हैं। लेकिन जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो क्या है, अमूर्त है, उनको हम देख नहीं सकते, केवल मात्र क्या कर सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बचपन, अपनापन, घृणा है, तो घृणा का जो भाव होता है उसको आप केवल मात्र महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते कि मेरे मन में तेरे प्रति 1 किलो घृणा है, 2 किलो घृणा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेम है, इसको भी केवल मात्र महसूस किया जा सकता है, इसको भी तोला नापा नहीं जा सकता है, ठीक है, दिखाया नहीं जा सकता है इसको। मित्रता का जो भाव है वो भी केवल मात्र महसूस किया जा सकता है। मजबूती है, इसको भी केवल मात्र क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सफाई आदि को केवल मात्र महसूस किया जा सकता है, अर्थात ये अमूर्त वस्तुएं हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। तो सारे के सारी किसमें आती है, आपकी भाववाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। तो जो संज्ञा है वो आपके बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। सीधी सी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष का और एक वचन रहता है सदैव। जातिवाचक में जाति विशेष का बहुवचन भी बदल सकते हैं उसको। और भाववाचक में क्या होता है, भाव होते हैं, ठीक है, उसमें केवल मात्र उनको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं। तो विद्यार्थियों जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें आपकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे आभास हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हम आगे का जो अपना बिंदु है उसकी ओर चलते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा।
ध्यान देना है आपको कि द्रव्य, पदार्थ, धातुएं तथा समूह का बोध कराने वाले शब्द जैसे कि कक्षा है, सेना है, भीड़ है आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना। जैसे कक्षा आ जाए तो कक्षा है वो क्या हो सकती है, कक्षाएं। सेना है तो सेना है एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। ठीक है, जैसे थल है, जल है, व ठीक है। तो इस प्रकार भीड़ है तो भीड़ भी क्या है, समूह का बोध कराती है हमें। ठीक है, आदि किस में आते हैं, आपकी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, फिर है आपका जो लिंग के जिस रूप से, अब देखो हम पहले क्या देखेंगे, लिंग, क्योंकि संज्ञा का जो पद परिचय है वो किस देते हैं, लिंग के आधार पर पहला। तो इसमें देखिए लिंग संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का, उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले, ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। सबको पता है लिंग की परिभाषा, सबको पता है आपको कि जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, फिर है जैसे बालक है तो वो क्या है आपका पुल्लिंग है, बालिका है वो क्या आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, एक तरफ है पुल्लिंग और दूसरी तरफ क्या है आपका स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर देखो भेद है और उसके उदाहरण है। जैसे पुल्लिंग है, अध्यापक है पुल्लिंग है, सेवक है पुल्लिंग है, महाराज है पुल्लिंग है, कवि है पुल्लिंग है, विद्वान है पुल्लिंग है, सम्राट है पुल्लिंग है, गायक है पुल्लिंग है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन से जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, फिर दूसरी बात है आपकी स्त्रीलिंग को पहचानने का। जैसे कि अध्यापिका है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। सेविका क्या है, स्त्रीलिंग में है। महारानी, कवयित्री, विदुषी, सम्राज्ञी, गायिका आदि क्या है आपके स्त्रीलिंग में है। ठीक है, फिर आपको ध्यान देने वाली विशेष बात है, अक्सर जहाँ पर गलतियाँ होती है वो देखिए आप, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो यह आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति है जैसे कि आपकी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री है वो आपकी स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो इनका जो प्रयोग है वो दोनों लिंगों के साथ किया जा सकता है, स्त्रीलिंग के साथ भी किया जा सकता है और पुल्लिंग के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है आपके वचन, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। प्रत्येक बात है मैं बड़े ही विस्तार से आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से समझने का क्या करना है, आपको प्रयास करना है। ठीक है, जैसे पुस्तक है वो क्या है, एक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो गया इसमें, पुस्तकें। ठीक है, फिर है आपका जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक वचन और क्या है फिर जो आपका बहुवचन। तो इसमें देखिए कलम है वो एक है, दवात, कुर्सी, नारी, दवाई, घोड़ा, मटका, सड़क आदि सारे के सारे क्या आपके एक वचन है। अब देखिए इनका बहुवचन कैसे बनता है। कलम का क्या बन गया, कलमें। दवात का क्या बन गया दवातें। कुर्सी का क्या बन गया, कुर्सियाँ। नारी का क्या बन गया, नारियाँ। और दवाई का क्या बन गया, दवाइयाँ। घोड़ा है उसका क्या बन गए, घोड़े। मटका का क्या बन गया, मटके। सड़क का क्या बन गया, सड़कें। यह आपके जो बहुवचन है वो क्या बन गए, परिवर्तित रूप इसके हो गए। फिर देखिए दूसरी ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक बात है वो जो आपकी विशेष है उनको मैंने अलग आपको समझाने का जो प्रयास है वो किया है। ठीक है, देखिए इसमें भीड़, जनता, सेना, कक्षा आदि सदा एक वचन और एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आपकी भीड़ है, जनता है, सेना है, कक्षा आदि सारे के सारे क्या है आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर देखिए बहुवचन में क्या आता है, तो आपके आंसू हैं वो बहुवचन में आते हैं। जब आप रोते हो तो खूब सारे जो आंसू है वो एक साथ गिरते हैं तो हम उनको गिनना क्या होता है, असंभव होता है। आपके बाल है वो भी क्या है, बहुवचन में है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि मेरे 10 बाल है, मेरे 20 बाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिनके ऐसा होता है वो कुछ अलग ही होते हैं। ठीक है, फिर है आपका दर्शन, तो जो दर्शन है वो भी क्या है आपका बहुवचन है। फिर हस्ताक्षर है वो भी क्या आपका बहुवचन है। ठीक है, तो यह सारे के सारे जो आंसू, बाल, दर्शन और हस्ताक्षर ये हैं बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का जो संज्ञा है उसका जो परिचय है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आगे, कारक जो वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि जो कारक कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या बताना होता है, में कारक वाक्य में संज्ञा
आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक कहलाता है। तो इसमें देखिए एक तरफ हमने जो कारक है वो उसका भेद, फिर दूसरे उसका चिन्ह है, फिर उसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके जो कारक है वो कितने हैं? 7। कितने कारक हैं आपके? 7 हैं। पहला जो आपका कारक है वो क्या है? कर्ता कारक। तो देखिए इसमें जो कर्ता कारक है उसका कारक चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, अथवा कुछ नहीं। जैसे कि राम फल खाता है, अब इसको क्या करेंगे हम? जो कारक विभक्ति है उसका प्रयोग करेंगे, तो राम ने राम फल खाता है। ठीक है, और एक उदाहरण ये आ गया। फिर दूसरा है राम ने पत्र लिखा। यहाँ पर जो आपका कर्ता का चिन्ह है वो क्या है? उसका लोप किया गया है। दूसरे में क्या किया गया है? आपका जो कर्ता है उसका चिन्ह है वो आपके सामने है। ठीक है, दूसरा आपका कारक है वो क्या है? कर्म कारक। कौन सा कारक आपका? कर्म कारक है। तो देखिए इसमें को जो कर्म कारक है उसका जो विभक्ति चिन्ह है अर्थात कारक चिन्ह वो क्या होता है? को अथवा कुछ नहीं। जैसे कि वह फल खाती हो, तो यहाँ पर देखिए उसने बच्चे को मारा। यहाँ पर किस प्रकार से जो कर्ता का चिन्ह है, कारक चिन्ह है, उसका क्या है? कर्म कारक का को उसका लोप हुआ दूसरे में क्या है? आपके सामने है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना होता है कि जैसे राम है उसका फल आपको पद परिचय देना हो तो क्या करते हैं? यह संज्ञा पद है। फिर आपके आ जाए, मान लीजिए सुमन ने पत्र लिखा, तो आपको वहाँ पर जो कर्ता का भेद है वो बताना होता है। इसमें किस प्रकार से फल है तो फल का ही आप पद परिचय देंगे, उसमें जो कर्ता है वो नहीं देंगे। लेकिन कर्ता अगर कारक आ गया को विभक्ति के साथ, अगर दोनों के अंडरलाइन किया हुआ आपसे प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ पर आप क्या देंगे? वहाँ पर आप इसमें बताएंगे कि यह क्या है? कर्म कारक है। फिर देखिए कर्ण कारक। तो कर्ण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। ठीक है, उसने चाकू से फल काटा। उसने चाकू से फल काटा, तो दोनों के नीचे क्या आ जाए? चाकू से अंडरलाइन किया हुआ आ जाए तो आपको क्या देना होता है? कर्ण कारक उसमें बताना होता है। तो इसका देखिए यह सवाल राम के द्वारा हल किया गया। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से विभक्ति का प्रयोग किया गया, यहाँ पर के द्वारा विभक्ति का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो विशेष रूप से विद्यार्थियों आपको इस प्रकार जो कारक है उनके कारक चिन्ह है उनका पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका है संप्रदान कारक। तो इसमें देखिए जो संप्रदान कारक है उसका कारक चिन्ह क्या होता है? को के लिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। किसान गाय के लिए चारा लाया। जो किसान है वो क्या लाया? गाय के लिए चारा लाया। फिर है दूसरा, इसमें देखिए क्या होता है? के लिए जो कारक चिन्ह है उसका क्या जो यहाँ पर प्रयोग किया गया। दूसरा है उसने भिखारी को दान दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? को है वह आ गया अर्थात संप्रदान के लिए, अर्थात भिखारी को क्या दिया? दान दिया। तो जहाँ पर दान वगैरह का है वहाँ पर कौन सा होता है? आपका संप्रदान कारक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दान है वो वापस नहीं लिया जाता। दान है वो वापस नहीं लिया जाता है। ठीक है, फिर है अगला अपादान कारक। कौन सा है अगला आपका? अपादान कारक। तो इसमें देखिए से अलगाव में, अर्थात अलगाव का अर्थ होता है अलग करना। से में पर, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझिए। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। ठीक है, दूसरा है, अब देखो हिमालय से गंगा है वो क्या हो रही है? अलग हो रही है, उसका अलगाव हो रहा है, पृथक हो रही है। ठीक है, तालाब में कमल खिले हैं। अब तालाब में क्या खिले हैं? कमल खिले हैं। तो तालाब से देखो किस प्रकार से कमल है वो क्या हो गया? ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर है अगला आपका जो अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण। तो अधिकरण में क्या आता है? में पे पर। तो यहाँ पर देखिए पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर क्या बैठे हैं? पक्षी बैठे हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो अधिकरण है उसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। सॉरी, यहाँ पर जो कारक है वो आपके एक दिया हुआ नहीं है। वो कौन सा है आपका? यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर आपका 6 और जो 7 और जो 8 है अर्थात अधिकरण कारक है वो यहाँ पर आपके है नहीं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि जो अधिकरण कारक है उसका क्या होता है? में पे पर। ठीक है, जैसे आपके उदाहरण आया है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, अर्थात जो पेड़ पर कौन बैठे हैं? पक्षी। तो पेड़ पर किस प्रकार से जो पक्षी हैं उन्होंने क्या कर रखा है? अधिकरण अपना कर रखा है। ठीक है, अगला है आपका संबंध कारक। तो देखिए संबंध कारक है उसमें क्या होता है? का की के रारी रे। तो यहाँ पर देखो ये राम की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? राम। अर्थात यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या बताता है? यह संबंध बताने का जो कार्य है वो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना होता है। ठीक है,
अगला है आपका संबोधन कारक। तो संबोधन में क्या होता है, संबोधन में जैसे कि हे, अरे, ओ, अजी, ठीक है। जैसे साथियों मेरी बात ध्यान से सुनो, तो देखो किस प्रकार से साथियों आया, एक विस्मा जो आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो आपको दिखेगा, ठीक है। अरे सूरज निकल आया, तो इस प्रकार आपको क्या रखना है, जो कारक चिन्ह है, कारक के भेद हैं, उनका आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपको अच्छी तरह से क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज की जो हमारी कक्षा है उसमें इतना ही। आगे की जो आगे का जो अपना विषय है का क्रम आगे हम बढ़ाएंगे अपनी अगले कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।